पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि आप तक ये जानकारियां उचित समय पर पहुंचे, ताकि इनका इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि तो कर ही सकें, साथ ही कृषि जगत का भी विकास तेजी से हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक लंबा इतिहास रहा है। कृषि के क्षेत्र की समृद्धि और विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अब इसको 95 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पूसा में स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभ आरंभ 16 जुलाई को हुआ और समापन 18 जुलाई को किया जाएगा। क्या कुछ विशेष रहा इसमें, आइए डालते नजर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस 16 से 18 जुलाई तक पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ICAR प्रत्येक साल 16 जुलाई को स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन इस वर्ष इसे स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं वैज्ञानिक, देश भर के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं ICAR के विभिन्न संस्थानों के निदेशकों ने भाग लिया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार उनके मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप हमने कृषि में तकनीक को भी बढ़ावा दिया है, अपने उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ाया है, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ी है, उत्पादकता को भी बढ़ाने का सफलतम प्रयत्न किया है और इसी का मिला जुला परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर भी कृषि उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है और पिछले दिनों हमारा निर्यात $50 बिलियन के पार पहुंच गया है। इसके लिए भी निश्चित रूप से आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं और आज स्थापना दिवस का अवसर है, इसलिए निश्चित रूप से हमको आत्मावलोकन भी करना चाहिए, आगे की रणनीति भी बनाना चाहिए। ICAR फसल के लिए, बागवानी के लिए, फूलों की खेती के लिए, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार की सबसे जिम्मेवार संस्था है। हम सब जानते हैं कि एक समय आवश्यकता थी, इसलिए फसलों पर हमारा ध्यान काफी था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कृषि की GDP में फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन को विभाजित करके देखें तो ध्यान में आएगा कि GDP में फसल का योगदान कम है और पशुपालन का और मत्स्य पालन का योगदान ज्यादा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम यह देखने की कोशिश करें
कि फसल पर हम कितना अनुसंधान कर रहे हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन पर अनुसंधान पर हमारा कितना ध्यान और कितनी गंभीरता है। आज की देशी और दुनिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे लगता है कि पशुपालन और फिशरीज पर भी हमारा ध्यान और बढ़ना चाहिए। आप सब जानते हैं कि विभाग को स्वतंत्र बनाने के बाद उस पर जिस प्रकार से फोकस प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसी के चलते गाय, गोबर आधारित प्रोडक्ट्स, गोमूत्र आधारित प्रोडक्ट्स, एक प्रकार से गो आधारित अर्थतंत्र की दिशा में देश चल पड़ा है। देश में इनकी बड़ी एक मात्रा में फॉलोइंग भी हो रही है और प्राकृतिक खेती की आप जब भी चर्चा करेंगे तो बिना गाय के वो चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं होता, तो उसका प्रारंभ ही गाय से होता है। तो एक प्रकार से प्राकृतिक खेती की और हम जैसे आगे बढ़ने का काम करेंगे, इससे पहले हमें हमारी देशी गोवंश को सुरक्षित करने का, इसके हर्ड बनाने का। आपके पास IVF के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, मेरा विनम्र अनुरोध है कि उनका मैक्सिमम उपयोग हम कैसे कर सकते, क्या हम खुद की हर्ड निर्माण कर सकते हैं। उन वैज्ञानिकों को मैं आपसे इस मंच से अनुरोध करता हूं कि आप कॉमर्शियल इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इनको छूट दो। जैसे आप यहाँ MOU कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनर करके अपने नए संशोधनों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो इसमें आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी ग्रांट की जो डिमांड है वो इसी जरिए मिटवित करने का भी रास्ता आप ढूंढ लो, ताकि ये बाद में कभी आना ही नहीं चाहिए। उसी दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है, नई सोच है, उसको उसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह इस IVF के प्रोग्राम में आपके साइंटिस्टों के द्वारा या तो इनके एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाने का हमें काम करने की आवश्यकता है। बहुत लोग इसमें जुड़ने चाहिए। और ये 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जैसे आपने क्लोनिंग करके भैंस के बच्चे को जन्म दिलाकर एक साइंस में माइलस्टोन आपने हासिल किया, मगर अभी हमें इसकी हर्ड बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके रास्ते भी ढूंढें और उसी पर हम अमल करने के लिए आगे के दिनों में कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि 2047 तक हमें, जब हम आज़ादी के 100 साल प्राप्त हो, तो उस समय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्यों ना हम आज ऐसा संकल्प भी लें कि हमारे ICR के 95 साल हुए और ICR के जब 100 साल हो, आज से 5 साल बाद हम कहां तक हमारे ICR को पहुंचा सकते हैं। और इसलिए ये 5 साल आने वाले टारगेट लेकर अगर हम चलेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम वो करने का वादा रखते हैं, क्योंकि आज ICR के रिसर्च की वजह से और किसानों की अथक मेहनत की वजह से हम एग्रीकल्चर के अंदर लगभग हम देखते हैं तो आज आत्मनिर्भर हुए हैं। अभी GDP की बात की गई थी, अगर GDP की आज 18% पर हमारा देश की GDP में कृषि का योगदान है, लेकिन भारत जब आजाद हुआ था उस समय GDP का योगदान 50% के ऊपर लगभग कृषि का था। लेकिन दूसरे सेक्टर के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे का योगदान GDP में योगदान ज्यादा होता गया और कृषि के अंदर योगदान कम हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है और पिछले 2013 के बाद में, जब 2012-13 के अंदर GDP तो जो थी वो 11 और 12 के आसपास थी, वो आज GDP बढ़कर आज 18-19 तक पहुंची है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे साइंटिस्टों का पूरा योगदान रहा, हमारे किसानों की भी मेहनत रही। और आज यहाँ पर मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगा कि जब हम यहाँ पर जिनको पारितोषिक वितरण किया गया, जिनको प्रमाण पत्र मिले, इन्होंने जिस तरह से कई हमारे साइंटिस्ट भी हैं, कई हमारे स्टार्टअप भी है जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, उन नई टेक्नोलॉजी को हम अधिक से अधिक किसान तक कैसे पहुंचाएं, कैसे पहुंचे। आज अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं,
तो ये टेक्नोलॉजी की आज ड्रोन के ऊपर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 3-4 साल पहले तक ड्रोन इस देश के अंदर अनुमति नहीं थी कि किसान ड्रोन से खेती कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की छूट दी कि मेरे देश का किसान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी से वो खेती भी कर सकता है, हमारा साइंटिस्ट है वो उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकता है और उसका रिसर्च करके नीचे तक पहुंचाए। तो मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम 5 साल का टारगेट लेकर चलें तो उसमें हमारे सामने जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे क्लाइमेट की है। तो क्लाइमेट रिजिलेंट वेराइटियां तो हमने निश्चित रूप से की है और आगे हमें और जब ग्लोबल स्तर पर जाएंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से हमें कंपटीशन में आना होगा। आज चाहे पशुपालन के अंदर हो, चाहे फिशरीज के अंदर हो, चाहे हमारे क्रॉप के अंदर, फसलों के अंदर हो, किसी में भी हो, तो अगर हम सब इंटीग्रेटेड अगर सोच रखेंगे, हम अपने रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर हम अगर एक इस तरह से कि एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे। वर्तमान में हम जहाँ तक देखते हैं कि हमारा जो रिसर्च है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च हम कर रहे हैं उसका एक दूसरे के साथ में कई जगह पर ऐसा एक दूसरे के साथ जुड़ा हो सकता है, लेकिन हम अपने रिसर्च को अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही रखना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक दूसरे का हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके और इस तरह से हम, जैसा अभी यहाँ पर कई चीजें बताई गई, तो हम आने वाले समय के अंदर एक दूसरे के रिसर्च का सहयोग करते हुए हमें अब इससे भी आगे बढ़ना होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ना केवल हमारी आजीविका है बल्कि हमारी कल्चर है, हमारी परंपरा है, हमारी व्यवसाय है, हमारे ज्ञान के स्रोत है। परिषद 250 से भी अधिक फसलों के ऊपर काम करती है। 140 मिलियन हेक्टर, 328 जो हमारे क्षेत्रफल है उनमें से 140 मिलियन हेक्टर में हमारे किसान भाई बहनें खेती करते हैं। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें तापमान वेरी करते हैं -15 डिग्री से लेकर के +50 डिग्री, और रेनफॉल 50 मिलीमीटर से भी कम हो सकता है और 3500 मिलीमीटर से भी ज्यादा है। 50% इरिगेटेड क्षेत्र है। एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टर या उससे भी कम है और हमारे 86% किसान लघु और सीमांत है। ऐसे करोड़ों किसान हैं जो खेती करते हैं लेकिन जमीन अपने पास नहीं है, और ऐसे भी किसान हैं जिनके पास हो सकता है 100 एकड़ से भी अधिक जमीन है लेकिन खेती नहीं करते खुद। एग्रीकल्चर जीडीपी 18% के आसपास है और लगभग 50% आबादी 140 करोड़ के कृषि के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व के साथ अगर हम इसका तुलना करें तो आज आबादी का हिसाब से हम नंबर 1 है। 18% पॉपुलेशन पूरे विश्व का भारत में बसते हैं, जबकि हमारे पास केवल 2.3% जमीन भूमि है। 2.3% भूमि, जबकि 18% आबादी। केवल 4% फ्रेश वाटर, जबकि 18% आबादी, और 15% लाइवस्टॉक। और जैसे मैंने बताया कि जनसंख्या और पशुधन का हिसाब से भारत नंबर 1 पर है। जो संस्थान के द्वारा, परिषद के द्वारा तकनीकियां विकसित की जा रही, उन तकनीकियों का विमोचन भी किया गया। इसी श्रृंखला में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा संस्थान के द्वारा विकसित 4 तकनीकियों को आज विमोचित किया गया, जिसमें एक तकनीकी है हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी। पूसा बासमती 1985 एक नई किस्म जो खरपतवार नाशी दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखती है और इसके प्रयोग से खरपतवारों का धान की खेती में बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है और साथ ही साथ धान की सीधी बिजाई को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। उसी तरह से आम की एक नई किस्म पूसा दीपशिखा, जो कि सेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा है, रंग इसका काफ़ी आकर्षक होता है और साथ ही साथ मिठास थोड़ी कम होती है। विशेष रूप से किस्म का विकास अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संस्थान के द्वारा पूसा समाचार एक नई पहल की गई थी करीब 3 वर्ष पहले,
और इसके माध्यम से हम संस्थान के द्वारा विकसित सभी तकनीकियों और ज्ञान को किसानों तक ले जाने का कार्य करते हैं। पूसा समाचार का भी विमोचन आज इस अवसर पर किया गया। साथ ही साथ हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी जो है उसका एक निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ हम लोगों ने MOU किया ताकि इस लक्षण को दूसरी किस्मों में विकसित करके किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए प्रोत्साहित कर सकें। एक और तकनीकी पूसा 00 मस्टर्ड 33 का भी विमोचन किया गया। ये ऐसी सरसों की किस्म है जिसकी तेल की गुणवत्ता कनोला गुणवत्ता की होती है। इसके अंदर एरोसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। इस तेल की नई किस्म, सरसों की नई किस्म के आने से हम अपने देश में कनोला गुणवत्ता का इंडोला तेल पैदा कर सकेंगे। इन सारी तकनीकियों को किसानों तक किस प्रकार से हम ले जाएं और इसमें निजी क्षेत्र की क्या सहभागिता होगी, इन सारे विषयों के ऊपर इस 3 दिन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। आज हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस है और जैसा कि सुबह हमारे महानिदेशक महोदय ने भी, माननीय मंत्री जी ने भी जिस तरह से ICAR की प्रशंसा की, ICAR के योगदान की प्रशंसा की कि जब हम 1929 से लेके और जो आज तक 95 वर्षों में जिस तरह की उपलब्धि है और देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से देश में अन्न के उत्पादन का जो बहुत ही कई गुना में, जैसे 6.20 गुना जो है अन्न का उत्पादन बढ़ा, बाकी तिलहन में, दलहन में सभी जो फसलें हैं, तो उसमें एक ICAR की एक बहुत ही अहम भूमिका रही। और जो तकनीकियाँ ICAR से आई और उस तकनीकियों का जो किसान भाइयों ने प्रयोग किया और सरकार की जो पॉलिसी रही, उसका नतीजा ये है कि आज हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, हम बहुत सी कमोडिटी में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो स्थापना दिवस का जो हर वर्ष ये कार्यक्रम होता था, तो जो तकनीकी दिवस का जो इसमें मुख्य तौर पर ये है कि क्योंकि इसमें स्थापना दिवस में पूर्व वर्षों में सिर्फ आते थे, साल भर की गतिविधियों की चर्चा करते थे, तो इसमें एक तो मंथन ये किया जा रहा है कि पिछले 95 सालों में जो हमने प्रगति की और आगे की भविष्य की जो चुनौतियां हैं और भविष्य के जो हमारे लक्ष्य हैं, 2047 की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह की जो हमें जो चैलेंजेज हैं और उसके लिए किस तरह की तकनीकी चाहिए, तो इसका तकनीकी दिवस मनाने का यही है कि जो अभी जितनी तकनीकियां हैं उनमें किस तरह का अभी उनका योगदान रहा, किस तरह से किसान भाइयों की जो फीडबैक आ रही है, तकनीकी दे दी लेकिन किसान को वो सूट नहीं करती, तो किसान भाइयों का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। लगभग 1500 के आसपास किसान भाई भी विभिन्न क्षेत्रों से बुलाए गए हैं और वो हमें बताएंगे कि भाई आपका ये कार्य था, इसमें इस तरह का विकास करने की आवश्यकता है। तो जो भविष्य के अगले 25 साल का जो हमें रोड मैप बनाना है, तो वो पिछली हमारी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, किसान भाइयों की जो फीडबैक है उसको ध्यान में रखते हुए अगले 25 साल की जो योजना जो हम बना रहे हैं, इसलिए इसको तकनीकी दिवस भी इसके साथ जोड़ा गया है। अन्यथा पिछले वर्षों में एक फाउंडेशन डे का कार्यक्रम होता था, लेकिन इसमें एक इंटरेक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि जिस तरह का अब प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है, उनका योगदान भी इसमें है, तो कैसे हम प्राइवेट इंडस्ट्री को भी अपने साथ लाके और अपनी जो कृषि की तकनीकियों को, किसानों की जो आमदनी बढ़ाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, तो उसी क्रम में ये सारा कार्यक्रम रखा गया है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर कुछ और जानकारियों के साथ। देखते रहें कृषि दर्शन। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान।
एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर किसानों के लिए बनाई गई हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की ऐसी ही एक योजना पर। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर गहन मंथन चिंतन किया जा रहा है। हमारा देश भी इससे प्रभावित हो रहा है। खास तौर पर कृषि के क्षेत्र में इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में कई बार बेमौसम बारिश, अधिक बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, तेज हवाओं के चलते किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी का एक समाधान है, जिससे किसानों को विपरीत स्थिति में सहारा मिलता है और ये योजना उनके लिए किसी कवच से कम नहीं है। कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं, क्या कुछ विशेष है इसमें, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है।
कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उससे हमारे किसानों को ज़रूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है या फिर अगर आप कोई विषय चाहते हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से भी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।